तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो आओ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। और कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट, बहुत आराम कर लीजिए। आप लोग 10th क्लास से आए हैं, अब 11th में आ गए, तो थोड़ा सा अपने माइंड को, हाथ पैर सब थोड़ा तेज़ चलाइए, क्योंकि अब इंटर क्लास आ गई। तो 10वीं में जब जो था हो गया, लेकिन अब आपको यहाँ से थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देनी है। ओके बेटा? तो चलिए देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अच, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो आज हम जिस वैल्यू को हम क्लास 10 तक फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, वो आज हम इस क्लास में 11th में फाइंड आउट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम फाइंड आउट 10 तक नहीं कर सकते थे। जी अभी बताऊंगा, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 है। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समृद्ध संख्याएं। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम समृद्ध संख्याएं भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो कैपिटल जेड से भी करते हैं, स्मॉल जेड से भी करते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम लोग जब 10th क्लास में थे, तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जब 10th क्लास में थे तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दिया जाता था तो आप बहुत आराम से निकाल लेते थे कि इक्वल टू 0 है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 दिया है तो आप तो जो 10th क्लास के हिसाब से था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से अगर हम आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, दैट इज़ योर वैल्यू आर जीरोज आर रूट्स ऑफ द 2 एंड माइनस 2। ये दो जीरो जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक था इसलिए यहाँ पर इसकी दो वैल्यू आई। यानी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसा नंबर है जो चाहे वन वेरिएबल इक्वेशन हो, वी हैव स्टडीड अबाउट टू द वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन इन क्लास 10th, वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ द एनी गिवन वेरिएबल्स, बट वी कांट फाउंड टू द सम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर आपको कोई वैल्यू दी होती थी तो वो हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्लास 10th में एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था, तो देखिए इसको मैं रफ करके फिर आपको बता रहा हूँ। क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये था। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे बच्चों, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 वी कांट फाउंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब इस फार्मूले से हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल टू दिया है, तो हम 10th क्लास में जब निकालते थे तो क्या निकालते थे? एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, तो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता था, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था, तब तो इसके रियल रूट्स एग्जिट्स होते थे। लेकिन अगर ये वैल्यू इस तरीके से हो जाती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मीन्स अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाती है, मीन्स d की वैल्यू निगेटिव में आ जाती है, तो इसका मतलब तब हम वहाँ पे रियल रूट्स एग्जिट्स नहीं कर पाते थे। देन आई विल डिस्कस अबाउट टू द हाउ वी कैन फाउंड टू द एज ए दिस गिवन इक्वेशन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ जीरोज आर रूट्स। अगर इस तरीके से हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर जिसकी वैल्यू d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो हाउ वी कैन फाउंड टू द जीरोज, उसकी वैल्यू, उसके जीरोज, उसके रूट्स हम कैसे फाउंड करेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, ये था थोड़ा सा बेसिक जो आप लोगों ने पढ़ा था, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका इम्पोर्टेंस क्यों हुआ हमारे बीच में। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई ए जेड और स्मॉल जेड और कैपिटल जेड। अब a प्लस आयोटा b, ये क्या है?
अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b। अब देखो a और b z द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेकिन a क्या है, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर। जी, a और b क्या है, रियल नंबर से 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, दैट्स बट दिस पार्ट and this part will be different. We can say that is a real parts and that is a imaginary parts। जी हाँ, अब बच्चों ये जो हमारा है, ये a को और आयोटा b को, ये दो पार्ट्स हो गए। इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट्स, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए लिखा है बट यहाँ पे देख सकते हैं, बट a इज़ द रियल पार्ट्स ऑफ द डिनोटेड बाई REZ, यानी ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स है। कौन सा, A, एंड द B इज द कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द डिनोटेड बाय द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। दैट इज एग्जाम्पल, अगर इसमें देखें हम 4 प्लस आयोटा 5 है, आयोटा 5 है, तो अगर इसमें हम देखें बच्चों कि जो हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स यानी RE की बात अगर हम करें, REZ की बात करें तो कितना आएगा, 4 आएगा, और RIZ की बात करें तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 5 आएगा, यानी यहाँ 5 है। इसी तरीके से यहाँ पर AB कुछ भी हो सकता है, वो हमारा क्या है, एक तरीके से बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों रियल नंबर हैं A और B। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय द Z एंड दैट इज द सम ऑफ द रियल पार्ट्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स। तो बच्चों अब जैसे इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 का अंडर रूट। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। तो बच्चों अब देखो इसमें कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि हमारे पास जैसे एक और चीज़ दिया, देखिए ध्यान से, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ़ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D, देन A इक्वल टू C होगा एंड B इक्वल टू D होगा। ये ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। A यानी इसके हमारे पास दो कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, अगर वो आपस में इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट द रियल नंबर विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड इमेजिनरी नंबर विल बी इक्वल टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ 3x, यहाँ क्या दिया हुआ है 3x मान लीजिए या 3x मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम, 3x प्लस आयोटा ब्रैकेट्स में 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 6 प्लस आयोटा -6, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दिया है तो इसका मतलब इनके रियल पार्ट्स और आपके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको लिखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सो लिख के 3x इक्वल टू क्या होगा 6। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 6/3 यानी इक्वल टू 2 आएगा। जी बिल्कुल x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से इसके इमेजिनरी पार्ट्स हम अगर इक्वल करें तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -6। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम लिखें तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2x, हमें तो y की वैल्यू निकालना है, तो -y इक्वल टू -6 माइनस 2x। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो -6 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा -6 माइनस 4 इक्वल टू -10। लेकिन यहाँ -y है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यानी इस तरीके से हम अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं तो उनके इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, देन वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ गिवन एनी रियल नंबर, ओके, एनी वेरिएबल्स। तो ये था बच्चों आपको। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखो ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती, बाकी यहाँ देखो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि इसमें हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या डिफरेंस
कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा डी। जी, अब इसके बाद पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब व्हेन वी विल एडिंग टू द टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर देन ऑलवेज विल बी इक्वल टू एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उनको हम माइनस ऑफ ऐड करते हैं तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, अगर इसको हम बात करें तो इसको हम Z1 प्लस Z2 अगर इस तरीके से निकालें तो इसका जो रियल पार्ट्स है रियल के साथ हम प्लस कर सकते हैं, A प्लस क्या होगा C, इसी तरीके से प्लस आयोटा, इसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में हम प्लस कर देंगे। तो ये क्या है, ये भी फिर भी एक क्या आ रही है, यानी रियल पार्ट्स और एक इमेजिनरी पार्ट्स, दैट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यही इसमें कहने का मतलब था इसका। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है बच्चों, अगर हम Z1 में Z2 ऐड करें तो भी वही रिजल्ट आना है, या आपको Z2 में Z1 ऐड करें तो भी वही आना। भाई इसमें देखो, अगर हमने इसमें क्या लिखा था, Z1 प्लस Z2 किया तो आया। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखो, हम लिखे नहीं, आपको डायरेक्ट हमने कर दिया, तो ये क्या होगा, A प्लस आयोटा B अब प्लस C प्लस आयोटा D। यानी ये जो था इसको हमने ऐड करके फिर इस तरीके से लिख दिया, लेकिन इसको अगर हम Z2 प्लस Z1 कर दें तो इसका मतलब सेम रिजल्ट आना है। देन वी कैन से दैट इनटू द एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 मीन्स द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो। समझ में आगे? चलिए आगे देखते हैं द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको अगर हम Z1 को पहले बाहर करें, Z2 और Z3 को ऐड करें, फिर इसको बाद में Z1 करें प्लस, तो वो इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कोई अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो सेम रिजल्ट Z के आना है। चलिए द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब बच्चों, हमारे पास अगर दो है, एक हमारे पास Z1 मान लीजिए कि, चलिए मैं इसको रफ करके यही समझाता हूँ आपको, तो हमारे पास दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम है। तो अब जैसे हमारे पास मान लीजिए ये Z1 दिया हुआ था, और इसी तरीके से अगर हम बात करें Z2 की, तो माइनस यानी A प्लस आयोटा B है, इस तरीके से दिया हुआ। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो देखो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस आयोटा B, और फिर माइनस, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो चलो हम दोनों को अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस कर दिया, तो अब यहाँ पे माइनस A माइनस आयोटा B, दोनों देखो सब, इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 0। यानी इसी का कहने का मतलब कि Z1 प्लस Z2 दो हमारे पास, एक ये क्या है हमारा Z1 था, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, यानी माइनस Z2, यानी ये देखो Z प्लस Z। अब इसी को अगर हम सेम रख दें Z1 Z2 को, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि Z और Z प्लस और फिर माइनस Z, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये था आपका एक तरीके से एडिटिव यूनिवर्स। एडिटिव यूनिवर्स का मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए तो अब देखो कुछ लॉ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों, अगर हमारे पास कोई Z1 और Z2 दिया है, तो अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Z1 इंटू Z2 करें, यहाँ पे Z2, इसमें क्या था क्लोजर में कि यानी कभी भी हम अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, क्या है कम्यूटेटिव लॉ। यानी कम्यूटेटिव लॉ, ये ध्यान रखिएगा आपको कि दोनों में चाहे Z1 Z2 करें
या Z2 Z1 करें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट आना। द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है कि अगर हम Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 फिर Z1 इंटू Z2 फिर लास्ट में Z3 करें तो दोनों का रिजल्ट सेम आना है, ऑलवेज विल बी इक्वल टू ईच अदर। आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आना है। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब हमारे पास कोई यहाँ पर दिया हुआ z इक्वल टू दिया है कुछ भी मान लो a प्लस आयोटा b। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या होगा, 1/z होगा, यानी इसी को हम z इन्वर्स भी लिख सकते हैं, z इन्वर्स भी लिख सकते हैं। यानी अगर बच्चों हम इसका रिजल्ट दोनों का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ध्यान रखिए। यानी एक z है, अगर दूसरा हमारा 1/z का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये आपको कैसा लगा? तो अब इसमें स्टूडेंट्स ये था इसका इंट्रोडक्शन जो बहुत ईजी से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज 5.1। जी लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके 5.1 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।